बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। बच्चों, आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है 4 और हमारे लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। आज हम इसको बच्चों भाग 2 पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व में हम गुप्त जी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय और पाठ का सार पढ़ चुके हैं कि हमारे इस पाठ में, जिस पाठ का नाम है विदाई संभाषण, इसमें क्या आया है और क्या आने वाला है, इस सार को हम पढ़ चुके हैं और कुछ भाग हम विदाई संभाषण का भी पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा इस पाठ में, असल में ये है कि जो लॉर्ड कर्जन थे, जो कि क्या थे, एक अंग्रेज अफसर थे। जिन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज था, उन दिनों क्या हुआ करता था कि इंग्लैंड से एक बड़ा अफसर आया करता था जो पूरे भारत के ऊपर राज किया करता था। उसे वायसराय कहा जाता था। तो वो एक लॉर्ड कर्जन नाम के एक अफसर आए थे और उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। वो पहली बार आए और इंग्लैंड चले गए, फिर वे पुनः आए और जब वो पहली बार आए तब उन्होंने भारतवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए और जब वो दोबारा वापस भारत आए वायसराय बन के, तो कोई भी भारत का नागरिक ये नहीं चाहता था कि वो भारत में वापस आए। लेकिन जब वो दूसरी बार वायसराय बन के आए भारत में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अब भारत को इस तरीके का करके जाऊंगा कि आने वाले जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर हैं, जो मेरे बाद जो वायसराय आएंगे, या इनको एक तरीके का गवर्नर भी कहा जाता था, कि ये जो आएंगे वो सुख की और चैन की नींद सोते रहेंगे। यानी उन्होंने कहा तो ये था कि मैं भारत में विकास के कार्य करूंगा, लेकिन उन्होंने भारत में कुछ विकास का कार्य नहीं किया। उन्होंने जो भी कार्य किया वो केवल अंग्रेजों का वर्चस्व बनाए रखने का कार्य किया और उन्होंने भारत के संसाधनों का बहुत दुरुपयोग किया और यहाँ से सारे संसाधन ले जा करके इंग्लैंड में रख दिए। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने अंग्रेजों का वर्चस्व ऊपर किया और जाते जाते जब वो दूसरी बार आए तब उन्होंने ये कहा था, मैं दूसरी बार आया हूँ, अब मैं भारत में इस प्रकार का कार्य करूँगा कि आगे आने वाले जितने भी बड़े अंग्रेज अफसर हैं वो सुखपूर्वक सुख की नींद सोते रहेंगे। अब आगे देखो बच्चों, हम आगे इसका विदाई संभाषण, यानी कि अब जब वो दूसरी बार भी भारत से जा रहे हैं तो वो किस प्रकार जा रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी। यानी कि लॉर्ड कर्जन थे, वो दूसरी बार भारत आए और आते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा जो आने वाले बड़े अंग्रेज अफसर हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी बार जब वो जा रहे हैं तो क्या हुआ, उनकी कही हुई बात उल्टी हो गई। उन्हीं की काउंसिल ने, यानी इंग्लैंड की जो काउंसिल थी, इंग्लैंड की जो सभा थी, उन्होंने ही उनको लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। यानी लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए कि भारतीयों की तरफ से तो उनको बददुआएं लगी। इसके अलावा उनके जो अंग्रेज अफसर थे, उनकी जो काउंसिल थी, उस काउंसिल ने भी उनको पद से हटा दिया। अब ये पद से क्यों हटाया ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो उनकी बात यहाँ क्या उल्टी हो गई कि मैं भारत में ऐसा काम करके जाऊंगा जिससे आने वाले अफसर बहुत सुख की नींद सो सकेंगे। लेकिन किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर अब आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। तो लेखक क्या कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन से? लेखक ये कह रहे हैं कि आपकी बात उल्टी पड़ गई। आपने कहा मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आने वाले लोग सुख पाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। इस बार तो आप स्वयं बेचैन हो उठे हो और इस देश में, यानी भारत देश में ऐसी अशांति आपने फैलाई है कि उसको मिटाने में आपके पद पर जो दूसरा अंग्रेज अफसर आएगा उसको न जाने कब तक नींद और भूख को हराम करना पड़ेगा। नींद और भूख हराम करने का मतलब होता है ना चैन से सोना और न ही चैन से खाना। यानी जो अब आपके बाद जो अफसर आएंगे, जो वायसराय आएंगे, वो ना तो चैन से सो सकेंगे ना ही चैन से खा सकेंगे, क्योंकि आप भारत देश में इतनी अशांति और अराजकता फैला करके जा रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कर्जन से, इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है। देखो, बिस्तरा गरम राख पर रखना ये एक मुहावरा है। बिस्तरा गरम राख पर रखना मतलब स्वयं के लिए मुसीबत मोल लेना। यानी कि लेखक किससे कह रहे हैं? लेखक बाल मुकुंद गुप्त अपने व्यंग में लॉर्ड कर्जन से कह रहे हैं कि इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है, यानी अपने स्वयं के लिए आपने मुसीबत मोल ले ली है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। यानी आपने भारतीयों के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिस प्रकार गरम तवे पे पानी की बूंदें डालते तो छन छन करके ऊपर उछलती है, उसी तरह आपने भारतीयों को परेशान किया है। तो उसका परिणाम ये है कि आप स्वयं भी बेचैन होकर के यहाँ से जा रहे हैं।
आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। यानी आप इस तरीके के व्यक्ति थे। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन से वो कह रहे हैं, जब लॉर्ड कर्जन जा रहे हैं, कि आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि ना तो आप खुद खुश रहे, ना ही आपने भारतीय जनता को खुश रहने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त का अर्थ होता है मन, यानी जब शासक है, जो राजा है, यदि वो प्रजा को दुखी करेगा तो, और प्रजा जब दुखी होगी तो क्या शासक खुश रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। देखो, तो लेखक कह रहे हैं इसका लोगों के मन पे बड़ा ही भारी दुख है कि आपने जाते जाते भी आपने लोगों को बहुत परेशान किया है। यानी भारतीय जो जनता है उसको बड़ा भारी क्या किया है? कष्ट दिए हैं बड़े भारी, और उसको त्रस्त किया है। आगे देखो, लेखक कह रहे हैं विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गया। यानी लेखक लॉर्ड कर्जन से कह रहे हैं देखो क्या शान थी आपकी इस देश में और अब आपके साथ क्या हो रहा है। यानी आप शान से जी रहे हो इस देश में, तो आपको शान से ही यहाँ से विदाई लेनी थी। रुकता तो कोई भी नहीं है, जो आता है उसको जाना होता है, अंत सभी का होता है। तो लेकिन आपकी इतनी अच्छी शान थी इस देश में और अब जाते वक्त आपकी क्या शान हो गई है। देखो आपकी क्या हालत हो गई है, कितने ऊंचे होकर भी आप कितने नीचे गिरे हो। यानी सबसे ऊंचे पद पर थे भारत में। वायसराय का जो पद होता है, ये एक अंग्रेज अफसर जो इंग्लैंड से आया करता था, वो पूरे भारत पे राज किया करता था। किसकी तरफ से? इंग्लैंड की महारानी की तरफ से। देखो बच्चों, इंग्लैंड में महारानी का राज चलता है। राजा होते हैं वहाँ भी, राजा महाराजा एडवर्ड थे उन दिनों और महारानी एलिजाबेथ थी। तो वो कह रहे हैं, और जब वहाँ से कोई अफसर यहाँ आता था तो पूरे भारत के ऊपर उनका प्रतिनिधि बन के आता था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, इतिहास में। तो ये जो है वहाँ के महाराजा महारानी के प्रतिनिधि बन के यहाँ आया करते थे और पूरे भारत पे राज किया करते थे। पूरे भारत पे राज करने का मतलब वहाँ के शासक होना, यानी एक बादशाह के बराबर होना। तो इस देश में लेखक कह रहा है पहले आपकी स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर भी आप कितने नीचे गिर गए हो, क्यों गिर गए हो। ये बात हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि जो लॉर्ड कर्जन थे वो क्या चाहते थे, उन्होंने अपनी मनमानी की और मनमानी करके उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। मतलब उन्होंने सोचा जो मैं करूंगा वो ही यहाँ होएगा। तो उन्होंने ये तो सोच लिया कि भारतीयों के ऊपर जो मैं अत्याचार कर रहा हूँ उसको भारतीय सहते आ रहे हैं, उसी प्रकार मैं अपनी मनमानी अपने इंग्लैंड की काउंसिल में भी करूंगा। जब उन्होंने इंग्लैंड की काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा था कि उनका एक फौजी अफसर जो मिलने वाला था उसे कोई पद दिलवाना चाहते थे वो, कि उसे ये पद दे दिया जाए, लेकिन काउंसिल के जितने भी सदस्य थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि इस अफसर को ये पद नहीं मिलेगा। इस बात से लॉर्ड कर्जन क्षुब्ध हो गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने गुस्से में आके कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो जो काउंसिल के सदस्य थे उन्होंने कहा आप शौक से इस्तीफा दीजिए और इंग्लैंड पधारिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये हुआ कि उनके खुद के इंग्लैंड वालों ने उनका क्या किया, मतलब उनका अपमान कर दिया और उन्हें बेइज्जत करके वापस इंग्लैंड भेज दिया। तो लेखक कह रहे हैं इतने ऊंचे होकर भी आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। देखो लेखक क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा भारत देश, इतना बड़ा प्राचीन देश, ऋषि मुनियों का देश, जिसके ऊपर लॉर्ड कर्जन राज कर रहे थे, यानी एक अंग्रेज यहाँ आके राज कर रहा था जिसे मतलब देश के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, वो उस व्यक्ति ने यहाँ राज किया। तो लेखक कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन से कि अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर, यानी अलिफ लैला क्या है, अरबी कहानियों की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी अलिफ लैला। उसमें क्या बताया गया था बच्चों, ये एक अंतर कथा है कि अलिफ लैला में मतलब जो उसका नायक होता है उसको अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता है। जब वो चिराग को रगड़ता है तो उसमें से जिन्न प्रकट होता है और वो जिन्न जो प्रकट होता है वो क्या करता है, मतलब कि अपने जो मालिक है उसकी क्या करता है, हुक्म की पालना करता है, यानी उसकी आज्ञा की पालना करता है। तो वो जो चीज़ मांगे वो जिन उसको ला करके देता है। तो उसी तरह लेखक कह रहे हैं कि अलिफ लैला के अलाउद्दीन का चिराग, मतलब उसने भी इतने सुख नहीं पाए होंगे और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी होगी। देखो खलीफा होता है बादशाह, यानी अबुल हसन जो बगदाद ईरान की किसकी राजधानी है, वहाँ का जो खलीफा यानी जो बादशाह होता है वो बहुत शान से जीता है, उसने भी इतनी शान नहीं देखी होगी जो दिल्ली के दरबार में आपने देखी है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं लॉर्ड कर्जन से कि अलिफ लैला का जो अलादीन का जो चिराग था, मतलब उसके नायक ने अलादीन के चिराग को रगड़ा और जो जिन आया वो उसको दुनिया भर की सारी खुशियां दे सकता था, वो खुशियां भी कम पड़ गई किसके आगे। और अबुल हसन ने बगदाद का जो खलीफा था उसके पास भी बहुत शान शौकत थी, वो भी कम पड़ गई किसके आगे, दिल्ली दरबार के आगे। क्योंकि दिल्ली दरबार में जो सुख जो शान शौकत आपने देखा वो इन दोनों ने भी नहीं देखा, अलिफ लैला और बगदाद के खलीफा ने भी नहीं देखा। आपकी और आपकी लेडी
आपकी और आपकी लेडी, लेडी का मतलब वैसे औरत होता है, इंग्लिश में औरत को लेडी कहते हैं, यहाँ लेडी का मतलब उनकी पत्नी से है, कि कुर्सी सोने की थी। कौन सी, किसकी कुर्सी पे बैठते थे? लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी सोने की कुर्सी पर, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की, यानी इनके जो छोटे भाई थे, इनको प्रभु महाराज कहा गया है, उनके छोटे भाई थे जो, और उनकी पत्नी दोनों चांदी की कुर्सी पे बैठा करते थे। आप दाहिने थे तो वह बाएं, आप प्रथम थे तो वह दूसरे। तो देखो यहाँ कितनी शान और शौकत से अंग्रेज आए और रह करके जो भारत सोने की चिड़िया थी उसको लूट करके चले गए। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। मतलब इस देश में जितने भी रईस थे, जितने भी व्यापारी, बड़े पैसे वाले लोग थे, उन्होंने सब ने, चाहे राजा हो, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कितने सारे राजा थे जो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, तो सब रईसों ने सबसे पहले सलाम मतलब आपको नमस्कार किया और बादशाह के भाई को पीछे नमस्कार किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे चलता था और सबसे ऊंचा था। यानी जो जुलूस जब निकलता था राजा महाराजाओं का, तो अंग्रेजों का जो एक प्रतिनिधि जो हुआ करता था, सबसे बड़ा जो शासक यहाँ आकर के जो भारत पे शासन किया करता था, वो सबसे ऊंचे ओहदे में बैठा करता था। यानी हाथी के ऊपर जो गद्दी लगाई जाती थी उसे कहते हैं हाथी का ओहदा, वो बहुत ऊंचाई पर लगाया जाता था। सबसे ऊंचा था ओहदा, ओहदे का मतलब हाथी के ऊपर जो गद्दी लगाई जाती है, जो सिंहासन सा, उसमें वो बैठते थे। यानी हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला एक आसन होता है, उसे हाथी का ओहदा कहते हैं। चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। छत्र का मतलब होता है छतरी, यानी जो ऊपर छतरी लेके चलते हैं, जो सेवक होते हैं वो, और चंवर का मतलब जो ऐसे पंखी ढुलाते हुए ऐसे चलते हैं, उन्हें चंवर कहते हैं। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आपको यहाँ कितनी शानो शौकत थी आपकी, कि जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा हुआ करता था, उसका होदा, होदा मतलब उसका आसन सबसे ऊंचा हुआ करता था। चंवर, छत्र आदि सब बढ़ चढ़ कर थे। सारांश ये है, मतलब लेखक कहना ये चाहते हैं कि ईश्वर और महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। अब देखो लेखक क्या कह रहे हैं, मतलब आपको इतनी सुख सुविधाएं, इतनी शान शौकत मिली हुई थी कि ईश्वर, ये शानो शौकत हम किसके रूप में देखते हैं? ईश्वर को, केवल ईश्वर को ही मिल सकती है, भगवान के पास इतनी शानो शौकत हो सकती है। और महाराजा एडवर्ड इंग्लैंड के महाराज थे, उनके बाद देश में आप ही का एक दर्जा था, यानी या तो भगवान होंगे या महाराजा, इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड, और उसके बाद आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट का मतलब होता है सेना का एक बड़ा अफसर, यानी कि आप सेना के एक बड़े अफसर के मुकाबले आपने पटखनी खाई। पटखनी खाना मतलब चित्त हो गए। अब आपके पास इतनी शानो शौकत थी, लेकिन आप अपने कर्मों से क्या हो गए हो? आपने पटखनी खाई और आप चित्त हो गए हो। यानी सेना के इतने बड़े अफसर होने के बावजूद आपने पटखनी खाई और सिल के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में, आपका स्वदेश किसको कहा गया? इंग्लैंड को। आपके स्वदेश में वहीं ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। यानी कि मतलब आपको अपने इंग्लैंड में भी काफ़ी ऊंचा माना गया, लेकिन आपको वहाँ पर भी नीचा देखना पड़ा। भारत में तो आपको नीचा देखना ही पड़ा, लेकिन आपको अपने देश में भी नीचा देखना पड़ा। स्वदेश का मतलब स्वयं का देश। पद त्याग की धमकी से भी आप ऊंचे न हो सके, यानी आपने अपने काउंसिल के सदस्यों को क्या कहा था कि मैं पद का त्याग कर दूंगा यदि मेरे कहने से इस फौजी अफसर को पद नहीं दिया गया। तो आपके काउंसिल के सदस्यों ने कहा कि आप दीजिए, आप बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर के अपने पद से इस्तीफा दीजिए और इंग्लैंड पधारिए। तो मतलब पद त्याग की धमकी दी आपने, तब भी आप ऊंचे न हो सके, यानी काउंसिल के सदस्यों ने आपकी बात नहीं रखी। अब लेखक आगे कह रहे हैं आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। यानी कहा जाता है लॉर्ड कर्जन बहुत सोच विचार वाले विचारक थे। उन्होंने बहुत सोच विचार के भारत को है जो बिल्कुल मतलब खराब कर दिया था उन्होंने, और राज्यों का विभाजन किया। देश का विभाजन तो हुआ हुआ, उन्होंने राज्यों का भी विभाजन कर दिया। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कनोवेकेशन वक्तृत्वता देते समय दिवाला निकाल दिया। यानी आप बहुत धीर गंभीर थे, लेकिन आपने क्या किया? जब आपकी धीर गंभीरता कहाँ चली गई? काउंसिल। काउंसिल की मतलब धारा सभा या राजसभा, यानी जो अंग्रेजों की जो राजसभा हुआ करती थी उसको काउंसिल कहते हैं। कनोवेकेशन वक्तृत्वता का मतलब होता है, कनोवेकेशन मतलब दीक्षांत समारोह, वक्तृता मतलब भाषण।
जहां आपने भाषण दिया, मतलब लेखक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत धीर गंभीर और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उस सारी धीरता गंभीरता आपकी कहाँ खो गई उस वक्त जब काउंसिल यानी कि जो राज्यसभा, आपकी राज्यसभा में आपने बेकानूनी कानून पास कराने के लिए, जैसे आप भारत में बेकानूनी कानून पास करते थे, स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता पर आपने प्रतिबंध लगा दिया, अदालतों में भी आप ही की चल रही थी, तो आपने सोचा कि आप अपनी जो काउंसिल है उसमें भी बेकानूनी कानून पास करा लेंगे। और कन्वोकेशन का मतलब जब उस काउंसिल में कोई दीक्षांत समारोह हो रहा था उसमें आपने भाषण देते समय उसका दिवाला निकाल दिया। क्या कर दिया? दिवाला निकाल, मतलब उसकी पूरी काउंसिल को एकदम खराब कर दिया बोलते वक्त। आप इतने धीर गंभीर सोच विचारक वाले व्यक्ति थे, लेकिन आपकी सोच उस समय कहाँ चली गई जब आप अपनी काउंसिल में दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। यानी मतलब आपने अपनी काउंसिल का दिवाला निकाला और हमारे भारत देश का दिवाला तो आप पहले ही निकाल चुके थे। और उधर विलायत में, विलायत का मतलब इंग्लैंड, विलायत किसको कहते हैं? इंग्लैंड को। आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी में मतलब आप अपने आप को इतना ऊंचा समझने लगे कि आपने हमारे देश की तो छोड़ो, आपने अपने देश की इज्जत भी नहीं रखी और बार बार आप अपने देश में भी क्या कर रहे थे? इस्तीफा देने की धमकी दे रहे थे। इस्तीफा मतलब त्याग पत्र देने की धमकी दे रहे थे कि मैं भारत को छोड़ करके वापस इंग्लैंड आ जाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर के ये था कि अब आपके देश में आपकी जड़ें हिल चुकी है, यानी आपके देश में भी अब फूट पड़ चुकी थी। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा मतलब वहां से भी आपको कुछ नहीं मिला। भारत से तो आपको कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भारत में बहुत अत्याचार किए, तो यहाँ की बददुआएं तो आपको लगी। इसके अलावा आपने इंग्लैंड वाले लोगों के साथ यानी अपने स्वदेश के साथ भी अच्छा नहीं किया और बार बार वहाँ क्या धमकी दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा यानी त्याग पत्र दे दूंगा। तो बार काउंसिल के मेंबर थे, इन्होंने कहा सदस्यों ने कि आप इस्तीफा दे दीजिए। यानी कि उनकी जड़ें, लॉर्ड कर्जन की जड़ें केवल भारत में ही नहीं अपने देश में भी हिल चुकी थी और वो पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे। और धीरता गंभीरता के साथ और दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी मतलब त्यागना पड़ा। यानी आपको अपनी धीरता और गंभीरता, जो लॉर्ड कर्जन के अंदर जो धीरता थी, धीरज था और जो गंभीरता थी वो क्या हुई? अब समाप्त हो गई थी। उसको तिलांजलि उनको देनी पड़ी क्योंकि उनको काउंसिल के सदस्यों ने भी कह दिया आप इस्तीफा दे दीजिए। और भारत से कहाँ पधारी है? अब इंग्लैंड पधारी है। तो भारत में तो आपकी बेइज्जती हुई, इंग्लैंड में भी आपकी जड़ें हिल गई। आगे देखो बच्चों, इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम का मतलब अधिकारी। बच्चों, आज जो हम आज़ाद भारत में इतनी आज़ादी की सांस ले रहे हैं और इतनी आसानी से, ये सब इतना आसान नहीं था। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो शासन किया, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने जीवन की बलि दे करके, अपने जीवन का त्याग करके हमारे लिए ये आज़ादी ला करके दिए हमें। तो हमारे देश के जो हाकिम थे वो क्या करते थे? आपकी ताल पे नाचते थे। देखो, देश में कई तरीके के लोग थे, कुछ अंग्रेज़ों के गुलाम भी थे और कुछ अंग्रेज़ों को क्या समझते थे कि ये हमारे देश में ज़बरदस्ती घुस के आए हैं। तो वो लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे, हाकिम मतलब अधिकारी, हमारे जो भारतीय अधिकारी थे जो अंग्रेजों की सरकार में थे, वो क्या करते थे? आपकी ताल पर नाचते थे। ताल पर मतलब जो जरा ही कुछ कहा आपने कोई काम और उसको तुरंत करने के लिए तैयार रहते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। देखो बच्चों, डोरी हिलाने से, इस तरीके के ये जो शब्द है ये व्यंग में आते हैं। किस में आते हैं? ये व्यंग का एक पुट देते हैं। डोरी थोड़ी हिलाते थे वो बैठ करके, लेकिन ये कहावत में आया है कि राजा महाराजा के सामने जब एक पत्र जाया करता था अंग्रेज अफसर का, वो कपड़े के ऊपर जो पत्र होता था वो जाने के मात्र से ही वो सामने हाथ बांध करके हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, यानी आप जो एक इशारा कर देते थे उससे पूरे राजा महाराजाओं में क्या बन जाता था? तहलका मच जाता था। कितने ही राजाओं को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। यानी जिन राजाओं ने क्या किया? अंग्रेजों की दास्तां, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, उनको मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ डाला, उनको मार काट डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। देखो बच्चों, कई राजा लोग ऐसे थे जो बहुत बहादुर थे, लेकिन अंग्रेजी सेना के सामने नहीं टिक सके और अंग्रेजों ने उनको मार डाला। लेकिन कई ऐसे भी राजा थे जो मिट्टी के बने हुए थे, जो किसी काम के नहीं थे, जो काठ के बने हुए यानी जो लकड़ी के बने हुए खिलौने की भांति थे। ये एक
वो दी है, उपमा दी है, मट्टी काट के खिलौने। मट्टी काट के खिलौने से थोड़ी बनते हैं, ये मतलब केवल उपमा दी गई है कि कितने ही मट्टी काट के खिलौने। मट्टी काट के खिलौने मतलब ऐसे निकम्मे राजा महाराजा थे जो आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। यानी ऐसे अयोग्य और निकम्मे लोग भी थे जिनको आपने क्या बना दिया, बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिया। और जो वास्तव में योग्य थे, जो आपसे लड़े और अपने देश को जिन्होंने स्वतंत्र कराना चाहा, उनको आपने क्या किया, उनको तोड़ फोड़ डाला, यानी उनको मार काट डाला। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमल हो गई। यानी आपने क्या किया, हमारे यहाँ क्या प्राचीन गुरुकुल चला करते थे और वैदिक शिक्षाएं दी जाती थी, तो क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन के इशारे से क्या हुआ, पायमाल मतलब दुर्दशाग्रस्त। यानी हमारी जो शिक्षा दीक्षा थी, हमारी जो वैदिक शिक्षा थी, वो पायमाल हो गई, यानी दुर्दशाग्रस्त हो गई और स्वाधीनता उड़ गई और हम सबकी आज़ादी, स्वाधीनता का अर्थ है समाप्त, पूरे भारत देश के भारतवासियों की आज़ादी समाप्त हो गई। बंग देश के लिए, बंग देश का मतलब है यहाँ बंगाल, बंग देश के लिए सिर पर आर्हे रखा गया। आर्हे, सिर पर आर्हे रखना मतलब बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजन करने के लिए वैसा प्रयास करना जैसे लकड़ी को दो भागों में बांटने के लिए आरा चलाया जाता है। यानी बंग देश के सिर पर आर्हे रखा गया, यानी बंगाल का विभाजन इस तरह कर दिया गया जिस तरह लकड़ी के ऊपर आरा रख के उसको बीच में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इस तरह आपने बंगाल का विभाजन कर दिया। बच्चों 1904 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की जनता के ना चाहते हुए भी, बंगाल की जनता 8 करोड़ की जनता थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में उसको बांट दिया। क्यों बांट दिया, वो ये कहा करते थे कि भाई इतना बड़ा बंगाल है, उसमें इतनी जनता है, तो एक ही शासक चाहिए। ये सब जो गवर्नर वहाँ रहा करते थे, मतलब ये भी अपने प्रतिनिधि वहाँ छोड़ते थे, उससे ये पूरा एक साथ नहीं संभल पा रहा है। और बंगाल में आए दिन दंगे होते थे स्वाधीनता के लिए, लोग स्वाधीनता के लिए वहाँ पर आज़ादी की अलग जगाया करते थे। वो लॉर्ड कर्जन से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल जो भारत में, पश्चिमी बंगाल जो आज बांग्लादेश बना हुआ है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बंग देश के सिर पर आपने आरे रख दिया, यानी आरी से आपने बंगाल देश को चीर दिया। आहा, इतने बड़े माई लॉर्ड को का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। देखो, अब लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि इतने बड़े माई लॉर्ड जिन्होंने बंगाल को दो भाग में विभाजित कर दिया, 8 करोड़ की जनता के सीने को जिन्होंने चीर दिया, उस माई लॉर्ड को यह दर्जा, यानी मतलब उनको यह स्थान प्राप्त हुआ कि एक फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर, इच्छित का मतलब होता है इच्छा अनुसार, पद पर नियत न हो सका, यानी नियुक्त न हो सका। काउंसिल में बात केवल यही थी कि लॉर्ड कर्जन किसी फौजी अफसर को किसी अन्य पद पर नियुक्त करवाना चाहते थे और उनकी काउंसिल के सदस्यों ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया और इससे क्षुब्ध होकर के लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। यानी इस गुस्से के मारे कि भाई देखो, मैं इतना बड़ा भारत का वायसराय हूँ, इतने बड़े देश को चला रहा हूँ और मेरे कहने से मात्र एक फौजी अफसर को नियुक्ति नहीं दी गई, तो इस गुस्से के मारे उन्होंने भारत के वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा क्या हुआ, मंजूर भी हो गया। मंजूर मतलब स्वीकारा गया इंग्लैंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, इंग्लैंड सरकार के द्वारा। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। यानी कि उन्हीं की सरकार ने, लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, उस सरकार में ये किसी अपने ही किसी एक व्यक्ति को रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको तो नहीं रखा, उल्टा क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन को ही निकल जाने का हुक्म दिया कि आप भारत को छोड़िए और भारत के वायसराय के पद को छोड़िए और इंग्लैंड चले जाइए। तो देखो बच्चों, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। देखो, अब लेखक क्या कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता की जो करुणा में स्थिति है, यानी भारतीय जनता की जो दयालुता है, उसको प्रकट कर रहे हैं कि भारतीय जनता को आपने बहुत त्रस्त किया, यहाँ के लोगों पर आपने बहुत अत्याचार किया, आरे की भांति आपने बंगाल को चीर दिया, फिर भी आप क्या हुए, बहुत ऊंचे चढ़े और चढ़ करके वहां से आप गिर गए। लेकिन आपका गिरना भी यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है। क्या कर रहा है, दुखित कर रहा है। यहाँ के निवासी मन के बुरे नहीं है, वो देख रहे थे कि आपका पद इतना ऊंचा था और अचानक ही आपको पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। और गिरकर पड़ना और उससे भी अधिक दुखित करता है, यानी आप गिर गए और गिर करके पड़े हुए, यानी आपको कोई उठाने वाला भी नहीं है। भाई कोई व्यक्ति गिर गया, गिरने के बाद उसको 2-4 जने उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ गिरकर पड़ने से मतलब आप इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए थे और उस पद से आपको अचानक इस्तीफा देना पड़ा और आप इतने दुखी हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई सांत्वना बंधाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि आपने कहीं भी कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन भारत की जनता क्या है, आपके गिरने से दुखी हो रही है, क्योंकि भारत की जनता दयालु है और करुणामयी है। आपका पद छूट गया, यानी आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। अभी आपका पीछा नहीं छूटा है, क्योंकि जब तक नया कोई व्यक्ति नहीं आएगा तब तक आप इस पद पे बने रहोगे। यानी आप अब क्या है, आप वायसराय नहीं है भारत के, क्योंकि आप इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन आपको तब तक यहाँ रहना पड़ेगा जब तक कि कोई नया वायसराय नहीं आ जाएगा। तो आप मन में दुखी होकर के यहाँ ये काम करते रहोगे। आगे देखो बच्चों, एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, ये आप ही जानते हो। देखो वही वाली बात है ना कि जब तक वायसराय नया नहीं आ जाएगा तब तक लॉर्ड कर्जन को इस पद पे बना रहना पड़ेगा। अब उसको पता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम यहाँ नहीं है, लेकिन उसी पद पे बने रहना एक अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। उसी प्रकार जैसे एक अदना क्लर्क, अदना मतलब एक छोटा सा क्लर्क जिसका कोई महत्व नहीं होता है, मतलब एक छोटा सा क्लर्क है, उसको क्या मिलता है, सरकार की तरफ से उसको नोटिस मिलता है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी छोड़नी है। यानी 1 महीने तक आपको यहाँ भी काम करना है, फिर आपको नौकरी छोड़नी है। तो वो व्यक्ति कैसे काम कर सकता है, उसका मन वहाँ कैसे लगेगा कि मुझे तो यहाँ से छोड़ करके जाना ही है। तो जब उसको नोटिस मिल गया है तो नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से, यानी बड़ा दुखी होकर और बड़ी नफरत से काटता है वो उस समय को, जिस समय वो काम कर रहा है और वो उस पद के योग्य भी नहीं है, उसको उस पद पे से जाना है, तो वो किस प्रकार उस काम को करेगा। आपको इस समय पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यानी आप वायसराय के पद पे बैठे हैं लेकिन आप वायसराय नहीं हैं। ये आप ही जानते होंगे कि आपके मन में क्या बीत रही है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यानी लेखक है जो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किए जा रहा है कि आप अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं और आपको पद पर भी रहना पड़ रहा है जब तक कि नए वायसराय नहीं आ जाते। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है। लेखक या लॉर्ड कर्जन से कह रहे हैं अब आपको अपनी दशा पर अपने आप से कैसी नफरत सी हो रही होगी कि मैं इस पद पर अब क्यों बैठा हूं जबकि मेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, पतन का मतलब होता है अवनति। अब क्या है, लेखक व्यंग कर रहे हैं किसके ऊपर, लॉर्ड कर्जन के ऊपर। कह रहे हैं आपको अब अपनी दशा पर कैसी घृणा आ रही है, कितनी नफरत हो रही है अपने आप से कि मैं अपना भारत का रहा ना इंग्लैंड का रहा। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। देखो बच्चों, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मेरे जो देश के वासी हैं, जो मेरे भारतीय हैं, वो नहीं जानते हैं इस चीज़ को जो आपके साथ में बीत रहा है। आपके अंदर जो चीज़ बीत रही है वो मेरे भारतवासी नहीं जानते, क्योंकि उनको ये सब चीज जानने का अवसर ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पतन के पीछे, यानी अब आपकी क्या हुई है, अवनीति हुई है। क्या हुई है? अवनीति, यानी आपका प्रमोशन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज का मतलब जैसे इंग्लिश में इसको डिक्रीज कहते हैं, मतलब आपका जो प्रमोशन है अवनति की तरफ गया है, उन्नति की तरफ नहीं गया। आप ऊंचे पद से नीचे पद की तरफ आए हो। तो इतनी पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने, यानी मतलब इतना ऊंचा आदमी इतने ऊंचे पद पे बैठा है और अचानक से नीचे गिर जाए, हमारे भारतवासियों ने किसी को नहीं देखा और ना ही वो ये जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में मन में क्या बीतता है। एक बार अपने कामों की ओर ध्यान देकर, अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। माय लॉर्ड किसको कह रहे हैं लेखक लॉर्ड कर्जन को कह रहे हैं कि आप इतने ऊंचे पद से इतने नीचे की तरफ आ गए, पतन की अवनति की ओर आ गए, लेकिन मेरे देशवासी क्या हैं, वो भी आपको अभी भी वो ही मानते हैं जो आप लॉर्ड कर्जन थे। वो ये नहीं जानते कि अवनति की ओर तरफ जब व्यक्ति आता है तो उसके मन में कैसा व्यतीत होता है। तो यहाँ लेखक ये मतलब बताना चाहते हैं कि आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए कि आपने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से आपने अत्याचार हमारे देश की जनता पर किए हैं जिसका आपको ये परिणाम भुगतना पड़ा। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले हैं। यानी लेखक लॉर्ड कर्जन से कह रहे हैं कि आप यहाँ किस काम से आए थे। देखो, किसी को भी, किसी देश का घर के मुखिया को भी यदि हम कोई
घर के मुखिया को समझ लो या किसी भी व्यक्ति को समझ लो, हमको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं तो उस काम को वो जिम्मेदारी से करता है। उसी तरह जो वायसराय थे वो किस लिए आए थे भारत? वो भारत देश को संभालने आए थे, भारत में विकास के काम करने आए थे। लेकिन वो क्या करके चले हैं? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यानी शासक यानी राजा का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, नहीं होता है? या प्रजा को केवल तकलीफें देना ही राजा का कर्तव्य होता है? ये बात तो आप निश्चिंत मानते होंगे, यानी लेखक कह रहे हैं इस बात को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है। सो आप कृपा करके मुझे इतना बतला दीजिए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन करके चले? क्या आपने अपने कर्तव्य का पालन किया इस देश की प्रजा के साथ? मुझे केवल इतना सा बतला दीजिए। क्या आंख बंद कर करके मन माने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? देखो बच्चों, ये 2 लाइनें इसको ध्यान से देखो, लेखक क्या कह रहे हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन से कह रहे हैं कि आज आप अवनीति की तरफ हैं, लेकिन आपने क्या किया? आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाए। क्या कि आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाए और किसी की कुछ नहीं सुनी, यानी केवल मनमाने हुक्म चलाना आंख बंद करके और किसी की कुछ नहीं चलना। क्या एक शासक का, क्या एक राजा का यही धर्म है? क्या यही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? यानी शासन की परिभाषा लेखक या लॉर्ड कर्जन से पूछ रहे हैं कि क्या शासन की परिभाषा केवल यही है कि आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाओ और क्या करो, किसी की कोई बात मत सुनो, अपनी मनमर्जी चलाओ? और क्या प्रजा की बात पर कान न देना? कान न देना एक मुहावरा है बच्चों, मतलब कान न देने का मतलब सुनी अनसुनी कर देना या ध्यान नहीं देना। यानी प्रजा कुछ चिल्ला रही है, पुकार रही है, परेशान हो रही है, लेकिन आपने तो क्या किया? आंखें बंद कर ली और अपनी मनमानी चलाई, अपनी मर्जी चलाई और प्रजा की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसको दबाकर, यानी प्रजा की जो आवाज़ थी उसको दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। यानी लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछ रहा है कि क्या प्रजा की मर्जी के विरुद्ध, यानी प्रजा की आवाज़ को दबा करके और अपनी मर्जी से सारे काम किए जाना, क्या यही शासन कहलाता है? क्या एक राजा का यही धर्म है? देखो बच्चों, आगे एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। यानी लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछ रहे हैं कि आज आप अवनीति की तरफ है, इसका कारण क्या है? आप मुझे एक काम बता दीजिए कि आपने अपनी जिद छोड़ दी हो और क्या किया हो प्रजा की बात पर थोड़ा बहुत भी ध्यान देकर के। जैसे बंगाल के विभाजन में लोगों ने बहुत त्राही की थी कि बंगाल का विभाजन मत करो, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने किसी की नहीं सुनी। उसी बात को लेकर के यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक काम मुझे ऐसा बतला दो जिसमें आपने अपनी मर्जी नहीं चलाई हो, अपनी जिद नहीं चलाई हो। केसर और जार, देखो बच्चों ये 2 नाम है। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। यानी लेखक ये सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं लॉर्ड कर्जन से कि मुझे एक ऐसा काम बताओ जिसमें आपने अपनी जिद छोड़ दी हो और प्रजा का कहना माना हो। ऐसा कोई भी काम आपने बाकी नहीं छोड़ा। केसर और जार, केसर क्या होते हैं बच्चों? रोमन तानाशाह लूलियस सीजर के नाम से बना एक शब्द है जो जर्मन तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। यानी जर्मनी में भी क्या थे? तानाशाह शासक थे। क्या थे? हिटलर जैसे थे। जर्मनी में तानाशाह शासक थे, उन्हें केसर कहा जाता था। और जार कौन होते थे? रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त एक शब्द होता था जार। जार रूस में प्रयुक्त होता था ये शब्द। और केसर क्या होता था? रोमन तानाशाह, मतलब जो जर्मनी के जो शासक हुआ करते थे वो जो अपनी प्रजा के ऊपर अपनी तानाशाही चलाते थे, यानी अपनी मनमर्जी चलाते थे। जैसे लॉर्ड कर्जन ने, वायसराय ने यहाँ भारत में चलाई, उन्हें केसर कहा जाता था। और रूस में जो तानाशाह शासक होते थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे प्रजा के ऊपर, उन्हें जार कहा जाता था। आप जब क्या पढ़ेंगे? आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ेंगे या यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं केसर यानी कि रोमन तानाशाह और जार जो कि रूस के तानाशाह, ये भी घेरने घोटने से मतलब प्रजा के द्वारा घेरने से, यानी प्रजा के कहने से जब प्रजा इकट्ठी हो जाती थी तो केसर और जार जैसे तानाशाह शासक भी क्या करते थे? प्रजा की बात सुन लिया करते थे। यानी ये जार और जो केसर नाम के जो ये तानाशाह शासक हुआ करते थे, ये प्रजा पे अत्याचार किया करते थे। तो
क्या करती थी, जब प्रजा इकट्ठी हो जाती थी और सब लोग एक साथ हो जाते थे जनता, तो घेरने घोटने का मतलब जब ये उनको घेर लेती थी कि नहीं हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी, तो केसर और जार जैसे लोग भी प्रजा की बात सुन लेते थे, लेकिन आपने नहीं सुनी। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो। मतलब जार और केसर जैसे लोग जब बात सुन लेते थे, तो मुझे एक मौका बताइए, आप 4 साल पहले रह के गए, 4 साल अब रहे हैं, आप मुझे एक मौका बताइए जब आपने प्रजा के लोगों को अपने निकट आने दिया हो, प्रजा को, या उनकी बात आपने कभी सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। अब देखो यहाँ लेखक उदाहरण पे उदाहरण दिए जा रहे हैं। लॉर्ड कर्जन को कभी केसर का उदाहरण दे रहे हैं, कभी जार का। अब यहाँ नादिर शाह का उदाहरण दे रहे हैं। नादिर शाह कौन थे? देखो 1736 से 1747 तक यह ईरान का शाह रहा, यानी ईरान के बादशाह थे, और इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हरा करके दिल्ली में कत्लेआम करवाया था। हमारे यहाँ जो भारत के जो बादशाह थे वो मोहम्मद शाह रंगीला था, और नादिर शाह जो थे वो कहाँ के राजा थे? यानी कि ईरान के शाह थे। इन्होंने क्या किया? भारत आक्रमण किया और मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया और दिल्ली में कत्लेआम करवाया, यानी सभी लोगों को, जनता को मारना शुरू कर दिया। उसी वक्त इनका एक क्या था, मतलब इसको मंत्री कह लो, जो भी था, इनका वजीर था, मंत्री था, आसिफ जाह। उसने देखा कि जो नादिर शाह है वो पूरी जनता को मरवा रहा है, तो उसने आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। आसिफ जाह ने अपने गले पे तलवार रख ली और नादिर शाह से प्रार्थना की कि आप इस तरह निर्दोष और निर्दोष जनता को आप मत मारो, क्योंकि निर्दोष जनता को मारने से कोई हमको फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने गले पे तलवार रख ली कि यदि आप निर्दोष जनता को मारोगे तो मैं अपने आप को मार लूंगा। तो जब आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया, उस 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यानी नादिर शाह जैसा बर्बर व्यक्ति भी यदि थोड़ी बहुत दया की भावना मन में रख सकता है, लेकिन आपके मन में तो ये भी दया की भावना नहीं आई कि जब बंगाल की 8 करोड़ प्रजा आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी, प्रार्थना कर रही थी आपसे। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, यानी बंगाल के 2 टुकड़े करने को जब वो मना कर रही थी और इतनी प्रार्थना करने पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। यानी आपकी शासन की अवधि है जो पूरी हो गई है, आप क्या कर गए हैं? आपने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बंग विच्छेद यानी आपने बंगाल का विभाजन किए बिना आपको अपने घर जाना पसंद नहीं आया, यानी आप जाते जाते बंगाल का विभाजन भी करके जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि केसर, जार, नादिर शाह, इनके जैसे बर्बर व्यक्तियों के मन में भी यदि दया का भाव उपज सकता है तो आपके मन में क्यों नहीं उपजा? तो इसका मतलब क्या है कि लॉर्ड कर्जन महान दुष्ट व्यक्ति थे। आगे देखो बच्चों, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? मतलब नादिर शाह इतना जिद्दी व्यक्ति था, उसने जनता का कत्लेआम करा दिया, निर्दोष जनता का, लेकिन आपकी जिद उससे भी बढ़ के है कि 8 करोड़ की जनता आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, प्रार्थना कर रही है आपसे, लेकिन आप जिद के पक्के हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आपकी प्रजा से, आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता है? यानी प्रजा दुख तो पा ही रही है और भारत की जनता बहुत परेशान थी। आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ने जाती? यानी लेखक है जो व्यंग करके कह रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड कर्जन से कि आपको से तो इतना सा भी सहन नहीं हुआ कि आपके कहने से एक व्यक्ति को यदि आपकी काउंसिल के सदस्यों ने नौकरी पर नहीं रखा तो आपने नौकरी छोड़ दी और इस्तीफा देके आप यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आपने भारत की जनता के साथ क्या किया? वो बेचारी आपके आगे गिड़गिड़ाती रही, आपने उनके ऊपर कितने अत्याचार किए, उनको कितना त्रस्त किया। यदि भारत की जनता को भी कहीं जाने को जगह होती, आपके पास तो जाने को जगह, आप इंग्लैंड चले जाएंगे नौकरी छोड़ करके, लेकिन हमारे देश की, भारत की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ करके चली नहीं जाती? वो भी भारत को छोड़ के चली जाती यदि उनके पास भी कहीं जाने को जगह होती। लेकिन मेरे देशवासियों के पास कहीं छोड़कर जाने को जगह नहीं है। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। यानी देखो, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इंग्लिश में कहावत है टिट फॉर
तैट, जैसे को तैसा। तो यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल, यानी आपकी क्या जिद थी बंगाल का विभाजन, उसका फल यही देख लिया कि एक अधने से व्यक्ति को आपके कहने से आपकी ही काउंसिल ने क्या नहीं किया, नौकरी पर नहीं रखा और आपको इस्तीफा देना पड़ा। उसने देख लिया, यानी यहाँ की प्रजा ने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। यानी आपने हमारे देश की प्रजा को यदि इतना पीड़ित किया, इतना दुखी दिया, तो आपको भी आप ही की काउंसिल ने कोई कम पीड़ा नहीं दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। किसका? अपने शासन का। यानी जो इंग्लैंड का शासन था, उस इंग्लैंड के शासन से वाइसराय लॉर्ड कर्जन यहाँ आए थे, उन्होंने यदि भारत की प्रजा को तकलीफें दी और अपनी जिद यदि वाइसराय ने चलाई, तो उसी शासन ने, उसी इंग्लैंड के शासन ने क्या किया, आपको कोई कम पीड़ा नहीं दी। आपको क्या किया? आपसे इस्तीफा ले लिया और यहाँ तक कि आप स्वयं उसके शिकार हो गए। यानी आप अपने ही देश के किसके शिकार हो गए? अत्याचारों के शिकार हो गए। यानी कुल मिलाकर के काउंसिल ने उनका कहना नहीं माना, तो उनके ऊपर भी एक तरीके का ये अत्याचार ही हुआ। आगे देखो, यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। मतलब लेखक यह कहना चाहते हैं कि भारत की जो जनता है वो अपने दुख और अपने कष्टों को सहन कर जाती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन परिणाम यानी नतीजे की तरफ ध्यान देती है कि नतीजा क्या निकलता है। देखो, भारतीय जनता को लॉर्ड कर्जन ने बहुत तकलीफें दी और उसका नतीजा क्या निकला कि लॉर्ड कर्जन को अपनी बेइज्जती करा करके और अपने देश वापस लौटना पड़ा। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। यानी भारत की जनता जानती है कि सब चीज़ क्या है, सब चीज़ों का अंत है, अंतहीन कुछ भी नहीं है। जो चीज़ शुरू हुई है वो ज़रूर समाप्त होगी। आपने कष्ट देने शुरू किए, लेकिन वो आपको ही स्वयं को कष्ट मिल करके वो यहाँ समाप्त हुए हैं। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, इससे सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। यानी भारत की जो जनता है वो ये सोचती है कि दुख का समय है, एक दिन यह भी निकल जाएगा, और इसी से सब दुखों को झेल करके, यानी भारत की जनता ने इतने अत्याचार, इतने कष्ट आप लोगों के सहन किए, और पराधीनता का मतलब जानते हो, गुलामी को भी सहन करके वह जी है माय लॉर्ड। इस कृतज्ञता का मतलब उपकार मानने की भावना कि भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं आप 2 बार यहाँ के शासक रहे, लेकिन ये आपकी क्या है, आपकी बदकिस्मती है कि आपने उपकार मानने की भावना वाले देश की इस भूमि से ना तो कुछ समझ ली और ना ही यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। ये क्या है, इसका हमें बड़ा भारी दुख है। यानी आपकी बदकिस्मती है कि आप इतने टाइम यहाँ हमारे साथ रहे, तो ना तो आप प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। क्यों? क्योंकि आपने प्रजा के साथ कभी अच्छा काम किया ही नहीं और ना ही आपने यहाँ की भूमि की महिमा को जाना। तो इस बात का मुझे बड़ा भारी दुख है। आगे देखो बच्चों, इस देश के शिक्षितों को देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं है। यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं इस देश के शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको देखने की आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप उनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं जो देश का विकास करना चाहते हैं और वो आपको पसंद नहीं है। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अनपढ़ गूंगी यानी जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, उनका नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। किस रूप में निकल जाया करता है वो यहाँ लेखक एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। देखो, उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। यानी हमारे जो देश की जो हमारा भारत देश गांवों में बसता है, उन ग्रामीणों के बीच में क्या होता है, एक नर सुल्तान नामक राजकुमार का एक गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। विपद मतलब विपत्ति के समय एक नर सुल्तान नाम का एक क्या था, राजकुमार या राजा था। उसने क्या किया, एक बार उसके ऊपर बहुत विपत्ति पड़ी और विपत्ति के समय में उस सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में अपने कई साल एक स्थान पर काटे। वहाँ चौकीदारी से लेकर के, यानी इस नर सुल्तान ने, इसके ऊपर जब विपत्ता पड़ी तो इसने चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था। यानी कि कोई एक राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम नर सुल्तान था और उसके ऊपर एक बार विपत्ता आ पड़ी। विपत्ता का मतलब किसी विपत्ति में वो फंस गया, तो वो नरवरगढ़ नाम के एक जगह पर
चला गया। वहाँ उसने चौकीदारी से लेकर के उच्च पद पर बहुत काम किए। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। यानी लॉर्ड कर्जन को लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ का दाना पानी हम खा रहे हैं, जहाँ से हमें खाना पीना मिल रहा है, जहाँ से हमें भोजन मिल रहा है, उस जगह का हमेशा आदर करना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं किया, इसलिए उन्हें एक नर सुल्तान की कहानी सुना रहे हैं कि ये जो सुल्तान नाम का ये जो राजकुमार है, ये नरवरगढ़ नामक एक स्थान पर रहा अपनी विपत्ति के समय में, और जब नगर से विदा हुआ तो उस नगर को उसने इस रीति से अभिवादन यानी प्रणाम किया। वह सुनिए, देखो कौन सी रीति से उसने प्रणाम किया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, क्योंकि वो नरवरगढ़ में रहा, उसकी विपदा का टाइम था और उसने वहां पर चौकीदारी से लेके उच्च पद पर भी काम किया। मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ मतलब अलग होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, यानी कि मेरा भरण पोषण करने वाला है। वो जितने दिन वहां रहा उतने दिन उसको वहां से खाना पीना मिला। अपनी विपद के दिनों में, विपद यानी विपत्ति के समय में मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यानी नरवरगढ़ जो राज्य था उसके लिए वो राजकुमार कह रहा है, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता यदि मैंने न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहनों की दृष्टि से न देखा हो तो मेरा प्रणाम न ले, यानी मेरा प्रणाम मत लेना, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लो और मुझे जाने की आज्ञा दो। देखो बच्चों, ये जो कहानी है लेखक ने बताई है किसको संबोधित करके, लॉर्ड कर्जन को, कि किस तरह उस राजकुमार सुल्तान ने क्या किया, नरवरगढ़ में रहा और जाते वक्त किस तरीके का अभिवादन किया कि उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा नरवरगढ़ को कि मेरे प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम लो, आज मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी विपत्ति के दिन मैंने यहाँ काटे, आपने मेरा भरण पोषण किया, तो मैं इतने सारे दिन मैंने काटे यहाँ पर, मैं तुम्हारे ऋण का उपकार तो नहीं चुका सकता, मैं एक गरीब सिपाही हूँ। लेकिन यदि मैंने जानबूझकर यदि कोई भी गलत काम किया हो, अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता बहनों की नज़र से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम मत लेना, नहीं तो प्रसन्न होकर और यदि मैंने कुछ अच्छा किया है तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लो और मुझे जाने की आज्ञा दो। तो लेखक लॉर्ड कर्जन से कह रहे हैं कि आपको भी इसी तरीके के शब्द यहाँ बोलने चाहिए थे। तो लेखक कह रहे हैं, माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे। यानी जिस देश की प्रजा में इस तरीके का गीत गाया जाता है कि यहाँ इस तरह एक राजकुमार आया और इस तरह मतलब उसने अपने नरवरगढ़ में रह करके और उसने अपने ऋण का उपकार इस प्रकार चुकाया, तो क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, यानी कुछ बोलना चाहेंगे भारत के प्रति। क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं रही जो कुछ तेरे लिए कुछ कर सकूं। देखो ये कितना बड़ा व्यंग लेखक ने किस पे किया है, लॉर्ड कर्जन के ऊपर किया है कि जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, यानी कुछ बातचीत करेंगे, कुछ कहेंगे उस देश के लिए। आप क्या कहेंगे, लेखक कह रहे हैं आप क्या कहेंगे कि आप तो यही कह सकते हैं कि अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया है और तेरी बदौलत यानी तेरी ही कारण मैंने वह शान देखी है। शान मतलब वह गौरव देखा है जो इस जीवन में असंभव है, जिसे मैं कभी देख नहीं सकता। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। संसार के सबसे पुराने देश, भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है, जब तक कि मेरे हाथ में शक्ति थी। ये लॉर्ड कर्जन के लिए शब्द कहे गए लेखक के द्वारा कि तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी, मैंने कभी तेरी भलाई नहीं चाही। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जो मैं तेरा और कुछ बिगाड़ सकूं या तेरा कुछ बुरा कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं। आशीर्वाद मांगने की जगह आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। यानी कि हे भारत देश, जितना हमने तुझे खराब किया तू फिर से वापस से उठ जाए और वापस से अपना यश और लाभ प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, जो लोग मेरे बाद आएंगे, यानी लॉर्ड कर्जन की तरफ से लेखक कह रहे हैं, वो जाने कि तेरे भारत देश का कितना बड़ा गौरव है जो आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ
रहा है। मतलब लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आप चाहें तो आप इस तरीके का आशीर्वाद देश को दे सकते हैं अब भी। मतलब आपने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन जाते जाते इस तरीके का आशीर्वाद दे सकते हैं कि ये 12 देश तो फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश का लाभ फिर से प्राप्त करे, और मेरे बाद आने वाले जितने भी वायसराय है वो इस गौरव को समझे। आप कर सकते हैं, और ये देश आपकी पिछली सब बातें इसलिए भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ है। तो यहाँ पर भी चलते चलते लेखक एक व्यंग कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने अपना ये विदाई संभाषण नाम का पाठ है जिसको यहाँ पूरा कर लिया है। आप इसको पुनः पढ़ें और शब्दार्थ के साथ समझने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।